आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा और उसके सदस्यों का कार्यकाल या टेन्योर। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनकी योग्यता और अयोग्यता। ठीक है, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि संसद का ये हमारा पार्ट 4 है और संसद से रिलेटेड कोई भी लेक्चर अगर आता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि संसद से काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसलिए हर पार्ट को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुनना है, देखना है और समझना है, और उसके बाद में नोट्स भी बना लेने हैं। और उन्हें जब आप रिवाइज करते हो तो उसके बाद में क्वेश्चन आंसर किया करो, ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए टॉपिक के प्रति। राज्यसभा और उसके सदस्यों का कार्यकाल। मैंने बताया था कि जो संसद होती है, संसद के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरे नंबर पे हमारी लोकसभा होती है और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं राज्यसभा होती है। ठीक है, राज्यसभा होती है। जो राज्यसभा है उसकी जो स्थापना की गई थी वो 1952 में उनकी स्थापना की गई थी। जब हम इसकी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये कैसी संस्था है? ये लगातार चलने वाली संस्था है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरीके की संस्था है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा को कंपेयर करने के बाद में पूछा जाता है कि लोकसभा का विघटन होता है तो क्या राज्यसभा का भी विघटन होता है? नहीं, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि ये लगातार चलने वाली संस्था है। इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है 2 साल के बाद में, यानी कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य टोटल का सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाते हैं। जब ये 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो इनकी सीटें खाली हो जाएंगी। तो 1/3 सीटों को, 1/3% सीटों को हर 2 वर्ष में चुनाव के द्वारा भरा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा का चुनाव हर 2 वर्ष में होता ही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है, जबकि उनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। तो फिर राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? आप यही कहोगे, जब उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तो फिर चुनाव भी 6 वर्ष में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव होता है, उनका जो कार्यकाल होता है, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, तो उसका चुनाव भी 5 वर्ष में ही होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है। इनका जो चुनाव होता है वो 2 वर्ष में होता है और इनका जो टेन्योर होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। राष्ट्रपति के द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आप जानते हो कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो हर 2 वर्ष में ये भी तो रिटायर होंगे ना, हर 2 वर्ष में ये भी रिटायर होंगे, 1/3 भाग जो होगा इनका। तो जब तीसरे वर्ष का शुरुआती मंथ होगा उसमें राज्यसभा में, उसमें क्या होगा, जो राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा, सदस्यों को मनोनीत करता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार वो चुनाव लड़ लिया, पद पर बन गए, कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। जो भी सदस्य हैं वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, पहली चीज। और दूसरे जो नामित सदस्य हैं, जो मनोनीत हुए हैं, वो भी कितनी बार भी मनोनीत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार मनोनीत कर दिया तो दूसरी बार वो मनोनीत नहीं होंगे। ठीक है, अब इसका जो कार्यकाल होगा वो कौन तय करेगा? कि संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल को तय नहीं किया गया है। इसे संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है कि भाई साहब आप भी थाली मत बैठो, कुछ ना कुछ काम करो। और संसद को यह बता दिया गया कि आप जो है इनके कार्यकाल को तय कर सकते हो। अब संसद के हाथ में आ जाती है पावर। संसद के हाथ में जैसे ही पावर आई तो संसद ने क्या काम कर दिया, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 बना डाला। ठीक है, और बनाने के बाद में उसने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का तय कर दिया। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तो क्या राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होगा? ठीक है, इससे रिलेटेड दोनों को कंपेयर करके वो क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में बना देगा। आप लोगों को यहीं पर ध्यान देना है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति भी तो होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और जब उपराष्ट्रपति होते हैं तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, 5 वर्ष का होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। इस अधिनियम में भारत के राष्ट्रपति को पहली बार राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल को कम करने का अधिकार मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब 1952 में राज्यसभा के सदस्य सभी चुने गए, ठीक है, 100% सदस्य चुने गए, तो चुनने के जैसे ही 6 वर्ष कंप्लीट होंगे तो सारे सदस्य क्या रिटायर नहीं हो जाएंगे? भाई जब 6 वर्ष हो जाएंगे तो सारे सदस्य रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो हमने बोला नहीं है। प्रावधान ये किया गया है कि हर 2 साल में 1/3% जो सदस्य हैं, 3 तिहाई जो भाग होगा वो रिटायर होगा।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वर्ष में कुछ सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कम करना पड़ेगा, जो 2 वर्ष के अंदर उन्हें क्या किया जा सके, रिटायर किया जा सके और दोबारा चुनाव कराए जा सके। ठीक है। और ये किस लिए किया गया था, ये इसलिए किया गया था क्योंकि राज्यसभा का जो विघटन है उससे बचा जा सके और इसे निरंतर चालू रखा जा सके। ठीक है। तो अब राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल चुका था कि जितने भी सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होकर आए थे, राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति हो गई कि अब वो चाहे जितने सदस्यों का कार्यकाल कम कर सकता है, किसी का 2 साल कर सकता है, किसी का 4 साल कर सकता है, किसी का 6 साल कर सकता है, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे कि कुछ सदस्य रिटायर होते रहे, उनका निर्वाचन होता रहे, फिर कुछ सदस्य अगले 2 साल में रिटायर होंगे, कुछ सदस्य अगले 2 साल में रिटायर होंगे। तो ये शक्ति किसे मिल गई, ये शक्ति किसे मिल गई, राष्ट्रपति को मिल गई। तो पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कम करने की शक्ति संविधान से राष्ट्रपति को मिलती है, तो संविधान से नहीं मिलती है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा उसे यह शक्ति प्राप्त होती है। स्टार्टिंग में क्या कहा गया था, स्टार्टिंग में यह कहा गया था कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनको जो सेवानिवृत्त किया जाएगा वो लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। भाई लॉटरी डाल लेंगे, जिसके 2 साल आ जाएंगे उसे 2 साल में रिटायर कर देंगे, जिसका कार्यकाल 4 साल का हो जाएगा उसे 4 साल में रिटायर कर देंगे, जिसका 6 साल का हो जाएगा उसे 6 साल में रिटायर कर देंगे। लेकिन जब ये अधिनियम बन गया तो उसके बाद में ये शक्ति राष्ट्रपति के पास में आ जाती है। ठीक है। इस अधिनियम के तहत, यानी किस अधिनियम के तहत, जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी मिल गया। अब हम बात करते हैं राज्यसभा और उसके सदस्य के निर्वाचन के बारे में। ठीक है। निर्वाचन की योग्यता क्या होगी, सबसे पहले भाई योग्यता ही देखी जाती है ना। जब आप कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम का फॉर्म भरते हो, फिल करते हो, तो सबसे पहले उस क्या आती है, आपकी योग्यता आती है। भाई आप 10th बेस पे भर रहे हो या फिर 12th बेस पे भर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन बेस पे भर रहे हो, तो पहले आप लोगों की क्या होती है, योग्यता ही तो टेस्ट होती है। उसके बाद में आप चुनाव लड़ोगे, जब भी तो आप चुनाव लड़ सकते हो जब योग्य आप माने जाओगे। तो सबसे पहले योग्यता ये होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। अगर वो भारत का नागरिक होगा तो वो चुनाव में भाग ले सकता है। ठीक है। पद धारण करने से पहले चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि प्रधानमंत्री है वो शपथ किसके सामने लेते थे, राष्ट्रपति के सामने लेते थे। मंत्री को भी राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो ये सदस्य हैं उनके लिए चुनाव आयोग एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा और उस व्यक्ति के सामने ही ये लोग शपथ लेंगे। अब शपथ में क्या बोलेंगे, वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। ठीक है। वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। ये जो दोनों वर्ड हैं वो शपथ में वो बोलते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं। ये दोनों के लिए होती है, किसी एक के लिए अलग से शपथ नहीं होती है। ठीक है। राज्यसभा में वह 30 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं तो वो 25 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। ये जो योग्यता है ये उसके पास में होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के माध्यम से संसद द्वारा मांगी गई योग्यता। ये जो योग्यता थी ये तो संविधान ने मांगी है, भाई ये होना चाहिए। लेकिन कुछ योग्यता संसद ने भी मांगी है। किसके आधार पे, जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 के आधार पर। हमें देखना है कि ये वाली योग्यता कौन सी है। सबसे पहली योग्यता यह है कि जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो राज्य है, चाहे फिर वो केंद्र शासित प्रदेश है, जिस क्षेत्र से भी वो चुनाव लड़ रहा है वह उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हो और आप बंगाल से आते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां से वो चुनाव लड़ रहा है वहीं का उसे पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। और पंजीकृत का मतलब ये होता है कि जब उसकी चुनाव लिस्ट या वोटर लिस्ट निकल कर आती है तो उसका नाम उसमें होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं नोट की। नोट में क्या कहा गया है कि 2003 में सरकार ने राज्यसभा सदस्य के लिए यह बाध्यता खत्म कर दी है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है। क्योंकि लोकसभा में तो अभी भी ये योग्यता बनी हुई है कि उसे उसी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र का क्या होना चाहिए, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य है उसके लिए ये 2003 में ये जो प्रावधान है ये बदल दिया गया, ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। ठीक है। 2006 में अब कोई भी काम होगा तो उसकी जो समीक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही ना। भाई आपने कोई डिसीजन सही लिया है, कोई डिसीजन गलत लिया है, तो वो तो करेगा समीक्षा, न्यायिक प्रणाली में तो जाएगी वो। तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया था कि भाई जो आपने कर दिया है वो सही है, संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति
आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है, आरक्षित में क्या हो सकती है भाई, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हो सकती है, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हो सकती है, यानी कि क्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर कोई सीट आरक्षित की गई है, ठीक है, तो उसे क्या होना चाहिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए, तभी वो इस सीट का फायदा उठा सकता है। अगर वो उस जाति का सदस्य नहीं होगा तो वो इस आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य उन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। इसका मतलब समझिए, अगर कोई एससी है, कोई एसटी है और एक जनरल की सीट निकली है, ठीक है, जनरल की सीट निकली है, जब वो एससी कैटेगरी की कोई आरक्षित सीट होगी, रिजर्व सीट होगी, या फिर एसटी की रिजर्व सीट होगी, तो जनरल वाला बंदा तो यहां पर चुनाव नहीं लड़ेगा, ठीक है। और ये जो चुनाव लड़ेंगे ये भी एससी एसटी के सदस्य होने चाहिए, पहली कंडीशन। लेकिन अगर कोई सीट जनरल में आती है तो ये भाई साहब दोनों चुनाव लड़ सकते हैं यहां पर आकर। राज्यसभा सदस्यों की योग्यता, अब योग्यता देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अयोग्यता, यहां पर इसे सही कर लेना, ये अयोग्यता हो जाएगा। अयोग्यता, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, पहली कंडीशन तो ये है। लाभ का पद मैंने कितनी बार, चाहे मैंने प्रधानमंत्री पढ़ाया, राष्ट्रपति पढ़ाया, उपराष्ट्रपति पढ़ाया, तो मैंने वहां पर लाभ का पद भी बताया है कि कौन कौन सा लाभ का पद नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कोर्ट ने विकर्चित घोषित ना कर दिया हो, जैसे वो पागल ना हो, असामान्य स्थिति ना हो, उसका क्या है, जो मानसिक स्थिति है वो डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए, असंतुलित ना हो, वो नकारात्मक ना हो, तो ऐसी कोई स्थिति जो कोर्ट ने घोषित करी हो, ऐसा नहीं है कि वो खुद से ही घोषित हुआ हो, नहीं, कोर्ट ने उसे घोषित किया हो कि भाई आप पागल हो, आप जो है अयोग्य नहीं हो चुनाव लड़ने के लिए, तो तब भी वो क्या हो जाएगा, वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, वो दिवालिया ना हो, ठीक है। दिवालिया क्या होता है, जिसके ऊपर उसकी संपत्ति से ज्यादा कर्ज होता है और वो खुद को क्या कर देता हो, या तो खुद को खुद ही दिवालिया घोषित कर दे, या फिर उसे जो कोर्ट वगैरह है वो दिवालिया घोषित कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, वो दिवालिया हो जाएगा, तो वो दिवालिया ना हो, ये भी कंडीशन है। दूसरी चीज, वो अपने देश की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता अपनी मर्जी से अर्जित ना कर चुका हो, अगर ऐसा उसने कर लिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ना लोकसभा के सदस्य का, ना ही राज्यसभा के सदस्य का। किसी देश के प्रति उसकी जो निष्ठा है उसे उसने स्वीकार ना कर लिया हो कि मैं तो भाई साहब चीन के पक्ष में हूं, मैं चीन के साथ, चीन के वफादार हूं और मैं उसके लिए अपने देश से गद्दारी कर सकता हूं, पाकिस्तान के लिए गद्दारी कर सकता हूं, मेरी वहां की जो कंट्री है, मेरी वहां पर निष्ठा है, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। या फिर संसद ने कोई ऐसा कानून बनाकर उसे अयोग्य घोषित ना कर दिया हो, ठीक है, अगर संसद को लगता है कि इसे अयोग्य घोषित कर दो कोई कानून के माध्यम से, तब भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब हम बात करते हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा निर्धारित अयोग्य था। अभी हमने देखा कि भाई संविधान में क्या अयोग्य चीजें हैं, अब हम देखते हैं कि संसद के द्वारा जो ये एक्ट बनाया गया था, जनप्रतिनिधि एक्ट, उसके द्वारा अयोग्यता कौन कौन सी हो सकती है। वह चुनाव अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, अगर उसे चुनाव में भ्रष्टाचार फैलाने और या भ्रष्ट आचरण के दौरान उसे क्या है, दोषी करार दे दिया गया हो, तब भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। या उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो गई हो, तब भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन मैंने यहाँ पर एक नोट भी डाला है कि अगर उसे प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया हो, हिरासत में लिया गया हो, तो तब एक तरीके से नियम है, ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी अपराध को रोकने के लिए किसी विशेष व्यक्ति पर शक के बिना पर उसे अरेस्ट करना, वो 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा के अंदर नहीं आएगा, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वो अयोग्य घोषित नहीं होगा अगर उसे प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ के तहत हिरासत में लिया गया है, ठीक है। एक कंडीशन क्या हो सकती है, अगर उससे चुनाव आयोग ने कहा कि भाई अपने जो चुनावी खर्च का ब्यौरा दो हमें, और आपके पास में 15 दिन है या फिर आपके पास में 30 दिन है, इस 30 दिनों के अंदर अपने चुनाव के खर्च का ब्यौरा दे दो। लेकिन अगर वो ब्यौरा देने में असफल हो जाता है, तब भी वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसे सरकारी ठेका या सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना होती हो, ऐसा ना हो कि वो सरकारी ठेके लेता हो, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो एमपी बनकर वो क्या कर लेगा, वो भ्रष्टाचार फैलाएगा, इसलिए वो यहाँ पर भी अयोग्य घोषित हो जाता है। ऐसा कोई निगम है जिस पर वो क्या हो, लाभ के पद पर या तो निदेशक हो या प्रबंध निदेशक हो, कैसे में, जिसमें सरकार की 25% की हिस्सेदारी हो, ऐसे किसी निगम में वो ना तो निदेशक के पद पे होना चाहिए, ना फिर वो प्रबंध निदेशक के पद पर होना चाहिए, जिसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 25% हो। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठा
है होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों, उसकी निष्ठा को लेकर सवाल ना उठे हों, और उसे क्या है, सरकारी सेवाओं से बर्खास्त ना कर दिया गया हो। अगर कर दिया गया होगा तो वो क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। उसे विभिन्न समूहों जैसे धर्म, जाति, भाषा को लेकर नफरत फैलाने का या फिर रिश्वतखोरी की कोई सजा ना मिली हो। ऐसा ना हो कि किसी अपने भाषण के दौरान या फिर किसी और माध्यम से वो इन धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर लोगों के अंदर नफरत फैलाते हुए पकड़ा गया हो, या फिर वो रिश्वतखोरी करते हुए पकड़ा गया हो, उसमें उसे सजा मिल गई हो, तब भी वो क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसे छुआछूत जैसे दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार, उन्हें फैलाने या उसमें संलिप्त अगर पाया जाता है, तब भी वो क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक पॉइंट पर भी उसने घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो भाई साहब पगलाए घूमोगे। इसलिए क्या है, सारे पॉइंटों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। और कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पर जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर से वो चीजें समझा दी जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दल बदल के आधार पर अयोग्यता। भाई हमने क्या देखा, संविधान के आधार पर अयोग्यता का क्या प्रावधान है, पहली चीज। दूसरी चीज, जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 के आधार पर अयोग्यता के क्या आधार है, ठीक। तीसरी चीज हम देखते हैं कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता के क्या आधार है। अब ये दल बदल क्या है, 1985 की बात है, राजीव गांधी की सरकार थी। और ये चीज आजकल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कानून इसलिए हो चुका है क्योंकि हाल फिलहाल में क्या हुआ है, कल या परसों की बात है, जो राघव चड्ढा है, आपके फेवरेट मंत्री नहीं बोल सकते, प्रवक्ता बोल सकते हो आप, किसका, आम आदमी पार्टी का। तो वो क्या आप लोगों के सामने जनता के बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रहे थे, लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। लेकिन आप जानते हो कि एक मूवी आई थी बिग ब्रदर, ठीक है, सनी देओल की मूवी थी। तो उसमें जो नेता होता है, मंत्री होता है, जैसे ही वो जेल से छूट कर आता है, तो उससे पूछा जाता है, एक प्रेस के द्वारा पूछा जाता है कि हमने सुना है कि आप राजनीति में आ रहे हो, ठीक है। वो शायद क्रिमिनल होता है, वो नेता नहीं होता है, वो क्रिमिनल होता है। तो उससे पूछा जाता है कि आप, हमने सुना है कि आप राजनीति में आ रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा दीन ईमान बाकी है, जब वो नहीं रहेगा तो तब हम राजनीति में आ जाएंगे। और इसका मतलब आप समझ सकते हो, राघव चड्ढा ने क्या किया, आम आदमी के 7 एमएलओ के साथ में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और उससे पहले वो व्यक्ति बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा तंज कसता था, बीजेपी को एक भ्रष्ट पार्टी बोलता था, मतलब बहुत सारी चीजें वो बीजेपी के बारे में बोलता था। लेकिन ये बात सही है कि जब इन व्यक्तियों का दीन ईमान खत्म हो जाता है तभी ये लोग राजनीति में आते हैं। तो वहां पर क्या है, अब आम आदमी पार्टी बोल रही है कि दल बदल एक्ट के तहत आपको हम अयोग्य घोषित कराएंगे, साथ के साथ राज्यसभा जो एमपी हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये बहुत ज्यादा इस बार इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज समझा दे रहा हूं। तो हुआ क्या था, 1985 की बात है, 52वां संविधान संशोधन लाया गया था राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा। उससे पहले क्या होता था, एक कॉन्सेप्ट चलता था कि आया राम गया राम, आया राम गया राम। यानी कि कुछ लोग सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार में चले जाते थे, उसके बाद में वो पार्टी की सरकार गिर जाती थी, फिर दूसरी सरकार बनाते थे। ये वाले इस सरकार को गिरा कर तीसरी सरकार बनाते थे। तो इसलिए जो देश में क्या है, स्टेबिलिटी ना होने के कारण कोई भी देश के हित में फैसले अच्छी तरीके से नहीं लिए जा रहे थे। इसलिए 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया और 10वां शेड्यूल गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें डिटेल में चीजें समझाई गई कि कौन सा व्यक्ति दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाएगा। मैं आप लोगों से वही चीज डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे व्यक्तियों को अयोग्य ठहराया जाएगा यदि उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ का दोषी पाया जाता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इस दल बदल के प्रावधान को बोला जाता है, ठीक है, इस लॉ को बोला जाता है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो देख लेते हैं। यदि वह अपनी मर्जी से उस दल का त्याग करता है जिसके टिकट पर वो जीत कर आया है। आपको क्या है, आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया, टिकट देने के बाद में आपने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद में आप जीत गए, या उसके एमएलए के द्वारा निर्वाचित होकर आप जीत गए और संसद में बैठ गए, राज्यसभा में बैठ गए। और अगर आप इसके चुनाव पर लड़े हो और इसी से गद्दारी कर कर आप किसी और दल में चले जाते हो, तो आपको दल बदल जो एक्ट है उसके द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर वह अपने दल की मर्जी के बिना सदन में मतदान करता है या नहीं करता। आम आदमी पार्टी बोलती है कि आप जो है, आपको क्या करना है, मतदान करना है हमारी मर्जी से, लेकिन उसने क्या कर दिया, बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया, पहली कंडीशन। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपको मतदान नहीं करना है, आपने मतदान कर दिया, या तो वो मतदान उनके विरुद्ध करता है या फिर मतदान उनके कहने से नहीं करता है, तब भी वो क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा, ठीक। तीसरा पॉइंट, अगर निर्दलीय चुनाव
चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो ये भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनकर आया है और वो बाद में किसी दल में शामिल हो जाता है तो वो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। अगर कोई नामित या निर्देशित व्यक्ति है, ठीक है, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, मनोनीत कर दिया और उसके बाद में वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गया, कब, 6 महीने के बाद, तो वो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। 10वीं अनुसूची के तहत योग्यता राज्यसभा में सभापति तय करता है, राष्ट्रपति चयन तय नहीं करता। अब ये जो दल बदल के प्रावधान है, इनके द्वारा अगर कोई व्यक्ति अयोग्य ठहराया जाता है तो ये डिसाइड कौन करेगा, मुद्दा ये आता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ पर लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति डिसाइड करेगा। लेकिन अगर लोकसभा ने क्या कर दिया, किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया, लोकसभा के स्पीकर ने या फिर राज्यसभा के सभापति ने अयोग्य घोषित कर दिया, तो उसने यह डिसीजन सही लिया है या गलत लिया है, इसकी क्या होगी, इसकी न्यायिक समीक्षा होगी। ये बात किसने बोली है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1952 में बोली थी अपने फैसले में कि अगर सभापति या अध्यक्ष कोई निर्णय लेता है इससे रिलेटेड तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी कि यह निर्णय कितना सही है और कितना गलत है। इसके लिए एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला एग्जाम्पल क्या है, रवि एस नायक वीएस यूनियन ऑफ इंडिया, गोवा के विधायकों का ये मामला था जहां पर कोर्ट ने इसकी समीक्षा करी थी, ठीक है। और दूसरा था नबम रेबिया वीएस डिप्टी स्पीकर, ये अरुणाचल प्रदेश का मामला था। इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट ने ये कहा था कि डिप्टी स्पीकर है या फिर स्पीकर है, अगर उसके खिलाफ ही उसे हटाने का मामला चल रहा है तो वो किसी को भी अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है। तो ये मामला कोर्ट ने समीक्षा के लिए रखा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 52वां संविधान संशोधन 1985 को डिस्कस करेंगे ताकि चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज का जो हमारा लेक्चर है अगर ये आप लोगों को पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल पे अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए में इजाजत। जय हिंद, जय भारत।